हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, बहुत ही अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से संबंधित एक बड़ी शानदार प्रश्नोत्तरी। और इस प्रश्नोत्तरी में मैंने राजस्थान के चारों भौतिक प्रदेशों से संबंधित वो सारे प्रश्न तैयार किए हैं जिनके आने की संभावना आपकी प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में बनी रहती है। और अगर आप लोग ये मेरी क्लास कंप्लीट देख लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूं कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश से संबंधित आप कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं करने वाले हो। तो अपने इस वीडियो को शुरू करें। इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का वीडियो, चलते अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और जो टॉपिक मैंने बताया वो बताया राजस्थान के भौतिक प्रदेश। अब ये जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश है उनको अपन चार भागों में बांटते हैं, यानी राजस्थान को चार भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। हम बिल्कुल क्रम से पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन थार के मरुस्थल के जो प्रश्न है उनको सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न अब दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण सबसे पहले किसके द्वारा किया गया। ये तो भाई अपने पास भूगोलवेत्ता का नाम है तो इसमें ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है, जहां पे समझाने की बात आएगी वहां पे मैं समझाऊंगा। तो इसका आंसर आएगा आपके पास वीसी मिश्रा, यानी अपने पास जो भूगोलवेत्ता है वीसी मिश्रा, इन्होंने सबसे पहले राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण किया था। तो ये याद रखना भाई, बहुत ही लोग। बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है प्रोफेसर वीसी मिश्रा द्वारा अपनी किस पुस्तक में राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का वर्णन किया गया है। जिनकी अपन ने बात की ना इस प्रश्न में, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी, उसमें उन्होंने निर्धारण किया था अपने राजस्थान के भौतिक क्षेत्रों का या भौगोलिक क्षेत्रों का। तो इसमें बात करें तो आपका आंसर आएगा बी, राजस्थान का जो भूगोल है इसमें इन्होंने क्या है अपने पास राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन किया है। तो ये नाम याद रखना भाई, बड़े इंपॉर्टेंट है दोनों। बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ प्रोफेसर मिश्रा, वीसी मिश्रा की बात कर रहा हूं जो अपने भी बात की है, ने राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त किया है। जो इन्होंने किताब लिखी थी ना राजस्थान का भूगोल, इसमें इन्होंने क्या है अपने राजस्थान को जो भौगोलिक प्रदेश है इनको अलग अलग भागों में डिवाइड किया। भाई कितने भागों में डिवाइड किया है, तो इसका आंसर आएगा आपके पास 7 भागों में डिवाइड किया है। किन्होंने, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। तो इसमें ये जो संख्यात्मक आंकड़े ये तो याद करने भाई आप लोगों को। बात करते हैं नेक्स्ट है सामान्यतः राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया गया है। तो ये बात आ गई अपनी, जो मैंने भी बताया कि सामान्यतः राजस्थान को अपन 4 भौतिक प्रदेशों में विभक्त करते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना भाई, अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने अलग अलग बताए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है राजस्थान को कौन से भौतिक प्रदेश में विभाजित नहीं किया गया है। यानी अपने पास 4 ऑप्शन दिए भाई, इनमें से कौन सा भौतिक प्रदेश है वो राजस्थान का नहीं विभक्त किया गया है। तो बात करें मरुस्थलीय क्षेत्र में विभक्त किया गया है, अरावली पर्वतीय प्रदेश में भी विभक्त किया गया है, पूर्वी मैदानी प्रदेश में भी विभक्त किया गया है, अर्ध शुष्क प्रदेश में नहीं किया गया भाई, अर्ध शुष्क में नहीं किया गया। तो फिर इसकी जगह कौन सा है, इसकी जगह है आपके पास दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश। ये जो है चौथा जो भौतिक प्रदेश है वो ये है आप लोगों के पास। तो याद रखना अब 4 प्रदेश कौन से हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश, मरुस्थलीय आ गया, अरावली आ गई, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश। बात करते हैं नेक्स्ट है राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है। अब ये जो 4 प्रदेश दिए हुए हैं अपने पास उनमें सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो उसमें बात करें तो जो सबसे बड़ा है वो है मरुस्थलीय प्रदेश, यानी इसको अपन क्या कहते हैं, थार का मरुस्थल। ये अपने पास आगे प्रश्न भी आने वाले हैं भाई, और थार के मरुस्थल से संबंधित है वो बहुत से क्वेश्चन है जो आप बिल्कुल गलत करते हो, वो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, वो समझना आप लोग। तो इसमें आएगा बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, वो है मरुस्थलीय प्रदेश। बात करते हैं नेक्स्ट थार के मरुस्थल के बारे में कौन सा तथ्य गलत है। यानी जो थार का मरुस्थल है उसके बारे में तथ्य दिए हुए हैं, 4 तथ्य हैं, उनमें से एक गलत है। कौन सा तथ्य गलत है वो मैं बताता हूं। देखो सबसे पहले पढ़ते हैं, इसका विस्तार 25 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। बिल्कुल सत्य बात है ये, यानी 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य इसका विस्तार है। बात करते हैं नेक्स्ट, इसका विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से 70 डिग्री 45 पूर्वी देशांतरों के मध्य है। ये भी सत्य बात है भाई आप लोगों के पास, ये आपस में घटा करके देख लेना कि कितना विस्तार है इनका। बात करते हैं नेक्स्ट, यह लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये भी सत्य बात है। बात करते हैं, इसकी लंबाई 640 किलोमीटर है। बिल्कुल लंबाई 640 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई 250 से 300 किलोमीटर है। ये गलत है, यहाँ पे 250 से 300 किलोमीटर नहीं है, 300 से 350
किलोमीटर चौड़ाई है भाई इसकी, तो ये ध्यान में रखना है। तो ये चारों बातें आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है थार के मरुस्थल के लिए। देखो बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है, भारत में विस्तृत थार के मरुस्थल का कितना प्रतिशत राजस्थान में है। ये क्वेश्चन आप हमेशा गलत करते हो, मैं गारंटी लेता हूँ। अपने बच्चे क्या करते हैं, इसमें 61.11 कर देते हैं, जो कि गलत है। इसमें आपका आंसर आएगा 62% क्षेत्र में फैला हुआ है। यानी कहने का मतलब जो थार का मरुस्थल है वो पाकिस्तान और भारत में है। तो फिर जो थार का मरुस्थल भारत में है, जितना मरुस्थल है, ये मान के चलो भारत में अपने इसका जो थार का मरुस्थल है वो 90% है। तो इस 90% का लगभग अपने पास 62% है, वो अपने पास क्या है, राजस्थान में है। ये एग्जाम्पल के लिए है भाई 90%, कहीं आप समझ लो 90% है, नहीं, मैं बता रहा हूं एक एग्जाम्पल। लेकिन जितना थार का मरुस्थल भारत में है उसका 62% अपने राजस्थान में है। तो थोड़ी सी बात ध्यान में रखना। बात करते हैं आगे दिया हुआ है, थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश पे विस्तृत है। ये क्वेश्चन आपका वही है जो पीछे वाला है, बस थोड़ा सा घुमाया मैंने। अब बात करते हैं जो थार का मरुस्थल है जिसका विस्तार राजस्थान में कितना है, 62% है। ये 62% जो है वो राजस्थान के कितने हिस्से पर है। अब ये क्वेश्चन तो लगभग आप लोगों को याद भी होगा, तो नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं है, मैं बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा 61.11% क्षेत्र पर फैला हुआ है। यानी ये जो 62% है ये आपके पास 61.11% जो राजस्थान का हिस्सा है, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसके इतने हिस्से पर ये फैला हुआ है। ये याद रखना भैया आप लोगों को। तो दोनों तथ्य बता दिए मैंने आप लोगों को। बात करते हैं नेक्स्ट है, थार के मरुस्थल को अरावली से अलग करने वाली वर्षा रेखा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत करते हो। अगर अपन बात करें, अपने पास ये राजस्थान है, तो इसमें अगर अपन बात करें तो ये अरावली है। अब ये अरावली जो है ये अपने पास यहाँ पे जो वर्षा रेखा है इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे कितनी वर्षा रेखा है जिसके अपने एक निर्धारण किया जाता है भाई कि इस रेखा में अपने पास क्या इतनी सेमी वर्षा रेखा होती है। तो अरावली से कौन सी वर्षा रेखा अलग करती है, तो इसको करती है 50 सेमी वर्षा रेखा है, वो मरुस्थल को अलग करती है। बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है, थार के मरुस्थल को 2 भागों में अलग करने वाली वर्षा रेखा। अब ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन दोनों मिक्सअप हो जाते हैं, आप लोगों से गलत कर देते हो। ये मान लो ये अपने पास क्या राजस्थान है और इसमें अपने पास ये थार का मरुस्थल है। अब इस थार के मरुस्थल को यहाँ से डिवाइड करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है। एक तो वर्षा रेखा अरावली से अलग करती है, एक वर्षा रेखा थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। तो वो कौन सी रेखा है, तो वो आपके पास है 25 सेमी वर्षा रेखा। ये वर्षा रेखा से संबंधित क्वेश्चन है, मैंने हर भौतिक प्रदेश से संबंधित तैयार किए हैं, तो ध्यान से सुनना इनको। बात करते हैं इसकी, क्या है क्वेश्चन, ईर्घ क्या है। अब ये जो ईर्घ क्या है इसके बारे में क्वेश्चन है, वो दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकता हूँ वो भी समझाऊंगा मैं। पहले तो बताते हैं कि ईर्घ क्या है। तो ईर्घ की बात करें तो आपके पास ये है थार के मरुस्थल का रेतीला जो भाग है, यानी जो अपने केवल रेत से भरा क्षेत्र है, रेत से भरा क्षेत्र जो है, यानी केवल मरुस्थल है, वहाँ पे केवल मिट्टी है और कुछ नहीं है, वो आपके पास क्या होता है, ईर्घ कहलाता है। अब अगर अपन बात करें इसके प्रश्न की, दूसरा प्रश्न कैसे तैयार कर सकता है, वो ये कर सकता है कि अपने पास जो थार के मरुस्थल का रेतीला भाग है, थार के मरुस्थल का रेतीला भाग क्या कहलाता है, रेतीला भाग क्या कहलाता है। तो प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। आपको ध्यान में रखना ईर्घ क्या है, या थार के मरुस्थल का जो रेतीला भाग है उसको क्या कहते हैं, उसको ईर्घ कहते हैं। तो आपका ऑप्शन बी हो जाता है। कोई पूछे कहाँ पे फैला है, तो अगर अपन बात करें तो ये जैसलमेर जो जिला है अपने पास, जैसलमेर जिला है, उसके साथ साथ जो पाकिस्तानी सीमा है, रेड क्लिफ की बात कर रहा हूँ मैं, जो अपनी पाकिस्तानी सीमा है उसका जो क्षेत्र है वो आपके पास क्या है, सीमा पे आपके ईर्घ क्षेत्र है, यानी वहाँ पे केवल रेतीला मैदान है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना, जैसलमेर नाम याद रखना, रेड क्लिफ नाम याद रखना, ईर्घ क्या है ये याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है रेग क्या है। अब वहाँ पे मैंने पूछा ईर्घ क्या है, यहाँ पे क्या है, रेग क्या है। प्रश्न वही है, दोनों तरीके से बनाऊंगा मैं यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं रेग क्या है। तो रेग क्या है, आपके पास थार के मरुस्थल का रेतीला एवं कंकड़ युक्त भाग है भाई, क्या है, जिसमें अपने पास रेत भी है, साथ में आपके पास क्या है, कंकड़ पत्थर भी है, कंकड़ पत्थर भी है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना भाई। अब इसको अपन क्या कहते हैं, इसको रेग कहते हैं। अब प्रश्न वो बन सकता है भाई कि जो रेतीला व कंकड़ युक्त मैदान क्या कहलाता है, कंकड़ युक्त
मैदान क्या कहलाता है? तो प्रश्न वही बन जाता है कि आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि मैंने छोटे प्रश्न तैयार किए, समझने में आसानी होगी, और तो मैंने आप लोगों को समझा दिया भाई। बात करते हैं नेक्स्ट आता है हम्माद क्या है। यानी भाई अपने पास मैंने बताया ना कि मैं हर छोटे छोटे प्रश्न तैयार किए हैं, उनके बड़े प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे वो भी बताऊंगा। बात करते हैं ऑप्शंस की। क्या है हम्माद? देखो, थार के मरुस्थल का कंकरीला भाग, थार के मरुस्थल का रेतीला व कंकड़युक्त भाग, थार के मरुस्थल का चट्टानी भाग, भूगर्भिक जलपट्टी। अब इसमें बात करें तो कंकड़युक्त तो आपके पास रेग हो गया, कंकरीला भाग आगे आने वाला है। अगर अपन बात करें इसमें तो आपका ऑप्शन आएगा थार के मरुस्थल का चट्टानी जो भाग है वो आपके पास क्या होता है? हम्माद होता है। यानी का मतलब है जो रेगिस्तान क्षेत्र है जहाँ पर चट्टानी क्षेत्र है, जहाँ पर क्या है? चट्टानी क्षेत्र है, उस चट्टानी क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं? हम्माद कहते हैं। प्रश्न कैसे जा सकता है? वो ऐसे किया जा सकता है कि थार के मरुस्थल में, थार के मरुस्थल में चट्टानी भाग को क्या कहते हैं? तो प्रश्न आ जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यानी कहने का मतलब मैंने दोनों तरीके से बता दिया भाई। हम्माद क्या है? या थार के रेगिस्तान में जो चट्टानी क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? उसको हम्माद कहते हैं। तो मैंने आपको दोनों तरीके से प्रश्न बता दिया है। तभी तो मैंने कहा बहुत क्वेश्चन है वो ऐसे लेकर आया हूँ जिनके आने की संभावना है। तो बात करते हैं नेक्स्ट दिया लाठी सीरीज क्या है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है लेकिन फिर भी गलती करते हो। तो इसमें बात करें तो कंकरीला भाग नहीं है, कंकड़युक्त और रेतीला भाग भी नहीं है, ये भी बता दिया मैंने आप लोगों को, चट्टानी भाग भी बता दिया मैंने आप लोगों को। ये क्या है? ये है भूगर्भिक जलपट्टी। अब ये भूगर्भिक जलपट्टी है वो कहाँ से कहाँ तक है भाई? भूगर्भिक जलपट्टी मतलब एक जमीन के अंदर का हिस्सा जहाँ पर क्या है कि पानी की मात्रा है। तो इसके बारे में बता देता हूँ, थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूँ कहाँ तक फैली है। तो ये आपके पास फैली हुई है मोहनगढ़ जैसलमेर में है भाई। मोहनगढ़ से पोखरण तक जो अवसादी चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानों के भीतर यानी ये जो जलपट्टी है वो कहाँ पाई जाती है? ये मोहनगढ़ से पोखरण तक, जैसलमेर में है दोनों। यहाँ तक एक अवसादी चट्टानों के बीच में एक पानी की जलपट्टी है, वहाँ पे पानी है वो पर्याप्त मात्रा में है, उसको अपन क्या कहते हैं? उसको लाठी सीरीज कहते हैं। तो ध्यान में रखना भाई, क्वेश्चन थोड़ा आसान है, ज़्यादा टफ भी नहीं है। तो बात करते हैं इसकी। लिलोण क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। इसके बारे में बात करें तो मैं सीधा बता देता हूं भाई, ये दोनों क्वेश्चन आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। ये आपके पास क्या है? भूगर्भिक जलपट्टी में पाई जाने वाली स्थानीय घास का नाम क्या है? लिलोण है। तो लिलोण याद रखना भाई आप लोग। यानी ये जो मोहनगढ़ से लेके पोखरण तक की जो अवसादी चट्टानों के बीच अपने पास क्या है? भूगर्भिक जो जलपट्टी है जिसको अपन लाठी सीरीज कहते हैं, यहाँ पर जो उगने वाली घास है, जो घास है उसको अपन क्या कहते हैं? लिलोण कहते हैं। तो प्रश्न मैंने बता दिया भाई यहाँ पे, तो नाम याद रखना। प्रश्न दूसरा कैसे बन सकता है? भूगर्भिक जलपट्टी मोहनगढ़ से पोखरण तक जो फैली है वहाँ पर उगने वाली घास को स्थानीय किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न ऐसे भी बन सकता है। तो प्रश्न दोनों तरीके से समझा दिया भाई मैंने। बात करते हैं नेक्स्ट है रन या टाट क्या है? बात यानी छोटे छोटे प्रश्न है लेकिन उनको बदलने का तरीका मैंने बता दिया आप लोगों को किस तरीके से। तो इसके बारे में बात करें तो रन जो टाट है वो क्या है? रन या टाट क्या है वो एक बात करें तो रेगिस्तान में पाई जाने वाली अस्थायी झीलें हैं भाई। अस्थायी झीलें मतलब कभी बारिश हो गई तो वहाँ पे जो रेगिस्तानी टीले हैं उनके बीच में छोटी छोटी झीलें बन जाती हैं जो अस्थायी होती हैं, वही अपने पास क्या होती है? रन या टाट होती है। इनको एक अलग नाम से भी जाना जाता है, जो अस्थायी झीलें होती है इनको अपन पलाया के नाम से भी जानते हैं। अब आप कहोगे सर पलाया जो झीलें होती है वो स्थायी होती है क्या अस्थायी होती है? कुछ एक पलाया झीलें हैं जो स्थायी होती हैं, बाकी सारी अस्थायी होती हैं, ये ध्यान में रखना मेरी बात। इसमें बात करें तो कौन सी है? एक डीडवाना की बात करें, डीडवाना झील है भाई। डीडवाना कहाँ? नागौर में। ये जो झील है वो पलाया झील है लेकिन ये क्या है? स्थायी झील है। और मैंने क्या बताया आप लोगों को? अस्थायी झीलें। तो कन्फ्यूजन मत हो जाना, कोई पूछे डीडवाना क्या है? पलाया झील है। अगर बात करें कौन सी है? स्थायी झील है। अगर कोई ऐसे ही पूछ रहे कि पलाया झीलें होती हैं तो वो अस्थायी होती हैं, याद रखना इस बात को। बात करते हैं नेक्स्ट है तल्ली या ढंडी क्या है? छोटे छोटे प्रश्न, बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसमें बात करें तो देखो क्या है? नदी बहाव में पाई जाने वाली स्थायी झीलें, झील है भाई यहाँ पे झीलें। बात करें नदी बहाव में पाई जाने वाली अस्थायी झीलें,
रेगिस्तान में पाई जाने वाली स्थायी झीलें और रेगिस्तान में पाई जाने वाली अस्थायी झीलें। इसमें बात करें तल्ली और ढंडी की, तो यह है नदी बहाव में पाई जाने वाली अस्थायी जो झीलें होती है उनको तल्ली या ढंडी कहते हैं। रन या टाट रेगिस्तान में अस्थायी झीलें, तल्ली या ढंडी है वो अपने पास नदी बहाव क्षेत्र में अस्थायी झीलें होती हैं। दोनों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इसका भी प्रश्न दूसरा कैसे पूछ सकता है, नदी बहाव में पाई जाने वाली अस्थायी झीलें हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, तो आप रन और टाट कर सकते हो, ये ध्यान में रखना, उनको तल्ली और ढंडी कहते हैं। तो ये मेरे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भाई। बात करते हैं नेक्स्ट दिया अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप होते हैं। बालुका स्तूप मतलब मिट्टी के जो टीले हैं जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन आप गलत करते हो भाई। तो मैंने आप लोगों के लिए वो सारे प्रश्न तैयार कर लिए जिनके गलत होने की संभावना होती है। तो मैं इनके आंसर बताऊंगा और दूसरा तरीका बताऊंगा किस तरीके से पूछा जा सकता है। पहले बात करते हैं अनुदैर्ध्य के बारे में। तो ये आपके पास ऑप्शन बी है। क्या है, पवन की दिशा के समानांतर, यानी समांतर मतलब समान बनने वाले पर बनने वाले बालुका स्तूप, यानी हवा के अपने पास जो समानांतर टीले बनते हैं उनको अपन अनुदैर्ध्य कहते हैं। प्रश्न कैसे पूछ सकता है अगला, वो ये पूछ सकता है कि वायु के समानांतर बनने वाले बालुका स्तूप कहलाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछ सकता है। तो दोनों तरीके ध्यान में रखना भाई आप लोग, ये प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट है अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, यानी अनुप्रस्थ किसको नाम दिया गया है जो अपने मिट्टी के टीले उनमें से, उनमें बात करें तो आपके पास ऑप्शन बी आएगा इसमें भी। और क्या है, पवन की दिशा के समकोण पर इस तरीके से बनने वाले जो टीले होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ कहते हैं। प्रश्न कैसे पूछ सकता है अगला, वो ऐसे पूछ सकता है कि वायु के समकोण पर बनने वाले बालुका स्तूप कहलाते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया भाई आप लोगों के लिए। अब इसके बारे में एक और बात बता देते हैं। कोई पूछे भाई ये सबसे ज्यादा मिलते कहाँ पर हैं, तो ये आपके पास जोधपुर जिले में मिलते हैं भाई। कहाँ पर, जोधपुर जिले में है। ऐसे टीलों का बहुत ही निर्माण होता है। मैंने यहाँ पे नहीं बताया तो यहाँ पे बता देता हूँ। इनका निर्माण है वो जैसलमेर जिले में होता है भाई, सबसे ज्यादा जैसलमेर जिले में होता है अनुदैर्ध्य प्रकार के टीले। और अनुप्रस्थ प्रकार के जो टीले हैं वो आपके पास जोधपुर में ज़्यादा बनते हैं। तो ये ध्यान में रखना भाई, दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट है बरखान या बरछान बालुका स्तूप, यानी अपने कौन से बालुका स्तूपों को अपन बरखान या क्या बरछान कहते हैं। तो इसमें अपन आंसर बताएं तो ये क्या है, आपके पास अर्धचंद्राकार बालुका जो स्तूप होते हैं वो अपने पास बरछान या बरखान नाम से जाने जाते हैं। अब इनके बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई, वो मैं बता देता हूँ। ये सबसे गतिशील होते हैं, ये ध्यान में रखना भाई, ये सबसे ज़्यादा गतिशील होते हैं। कोई पूछे गतिशील जो बालुका स्तूप वो कौन से होते हैं, तो वो होते हैं अपने पास बरछान या बरखान। अब इसके बारे में बात एक और करें तो ये स्थान बदलने के लिए कुख्यात है भाई। स्थान बदलते रहते हैं, यानी बहुत ही तेज गति से स्थान बदल लेते हैं। ये ध्यान में रखना, आज यहाँ पे कल वहाँ पे, तो ये भी ध्यान में रखना। बात करें तो ये दो श्रृंग वाले होते हैं। अब ये दो श्रृंग का मतलब होता है दो सींग होते हैं इनके, इस तरीके से होते हैं। तो ये जो सींग है ये सींग की आकृति सी होती है भाई, इस तरीके से होते हैं, दो श्रृंग वाले होते हैं। कोई पूछे पाए कहाँ पे जाते हैं, तो अगर अपन बात करें इनके पाए जाने की तो वो पाए जाते हैं आपके पास सूरतगढ़ में। सूरतगढ़ गंगानगर की बात कर रहा हूँ भाई। शेखावाटी क्षेत्र है वहाँ पे भी इस प्रकार के पाए जाते हैं, ये ध्यान में रखना। अगर अपन बात करें तो इसके अलावा ओसिया है जोधपुर में, वहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये क्षेत्र है जहाँ पर अपने पास क्या है, इस प्रकार के जो बालुका स्तूप है वो पाए जाते हैं। ये ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बात करते हैं शीफ बालुका स्तूप होते हैं। अब ये शीफ प्रकार भी बता दिया मैंने, यानी बता तो रहा हूँ ना, हर प्रकार के जो बालुका स्तूप बनते हैं वो सारे बता रहा हूँ भाई। इसकी बात करें तो ये क्या है आप लोगों के पास, अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप जो एक श्रृंग वाले होते हैं। यहाँ पे अपन ने बात की थी अर्धचंद्राकार जिनके दो श्रृंग होते हैं, यहाँ पे अर्धचंद्राकार लेकिन उसके एक ही सींग होता है। यानी एक सींग वैसे नहीं होता रहे कहीं आप सोचो, मैं ये बता रहा हूँ कि वो सींग की आकृति का होता है, इस तरीके से होता है ये। तो ये एक सींग वाला होता है, अर्धचंद्राकार है, इस तरीके से बनता है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना आप लोग। बात करते हैं नेक्स्ट
दिया पैराबोलिक बालू का स्तूप होते हैं। अब ये इस प्रकार का कौन सा आ गया भाई पैराबोलिक, तो सबसे पहले तो इसका आंसर बता देते हैं, वो होता है गुबंदाकार। गुबंदाकार मतलब इस प्रकार का जो होता है वो आपके पास कौन सा होता है, पैराबोलिक होता है। प्रश्न आने की संभावना कैसे हो सकती है, वो ऐसे हो सकती है कि गुबंदाकार जो बालू का स्तूप होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको अपन क्या कहते हैं, पैराबोलिक कहते हैं। याद रखना भाई ये प्रश्न। बात करते हैं द्रोण क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी बात करें तो यह बालू का स्तूपों के मध्य जो गर्त होता है, गर्त मतलब जैसे यहाँ पे ये बालू का स्तूप है, यहाँ पे जो बालू का स्तूप है, ये जो गर्त है, ये जो क्षेत्र है, इसको अपन क्या कहते हैं, द्रोण कहते हैं। यानी जो ये ध्यान में रखना भाई, यानी दो बालू का स्तूपों के बीच में पाए जाने वाले गर्त को क्या कहते हैं, तो उसको अपन द्रोण कहते हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ थार के मरुस्थल में सर्वाधिक बालू का स्तूपों का निर्माण कब होता है। बिल्कुल पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, याद रखना भाई। इसका आंसर है, सीधा सा बताएंगे भाई, आंसर है मार्च से जून के मध्य सबसे ज्यादा बालू का स्तूप बनते हैं थार के मरुस्थल में, याद रखना। बात करते हैं संपूर्ण प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं। संपूर्ण प्रकार के मतलब अर्धचंद्राकार भी पाए जाते हैं, चंद्राकार भी पाए जाते हैं, बरछान भी पाए जाते हैं, बरखान भी पाए जाते हैं, पैराबोलिक भी पाए जाते हैं। तो वो कहाँ पाए जाते हैं, तो वो आपके पास पाए जाते हैं जोधपुर में। जोधपुर एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा जिला है जहाँ पर सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो याद रखना भाई कौन सा जिला है, कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर सभी प्रकार के या लगभग संपूर्ण प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तो वो जोधपुर है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी। बात करते हैं नेक्स्ट है बांगड़ में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है। अब बांगड़ क्षेत्र जो डिवाइड किया गया है अपने पास थार के मरुस्थल को, उसमें जो उपभाग है उसमें, तो उसमें बात करें तो बांगड़ जो क्षेत्र है उसमें कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है। जैसे इसमें घग्गर प्रदेश है, शेखावाटी अंतःप्रवाही क्षेत्र है, थली क्षेत्र है, सम क्षेत्र है, तो कौन सा नहीं है, तो इसमें आपके पास सम क्षेत्र नहीं है भाई। और अपने जो बांगड़ क्षेत्र है उसमें एक और प्रकार आता है, वो आता है गोडवाड़ क्षेत्र। ये 4 क्षेत्र हैं जो आपके पास क्या है, बांगड़ क्षेत्र में सम्मिलित तो होते हैं। तो याद रखना, घग्गर प्रदेश, शेखावाटी अंतःप्रवाही क्षेत्र, थली क्षेत्र और गोडवाड़ क्षेत्र, ये सारे आपके पास क्या है, किस नाम से जाने जाते हैं, बांगड़ क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट अधिक सिंचाई के कारण भूजल ऊपर आने से होने वाली समस्या को क्या कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको अपन सेम कहते हैं। सेम का मतलब मैं बता देता हूँ, ये मान के चलो अपन, ये सबसे ज़्यादा समस्या कहाँ पे हो रही है भाई आजकल, ये गंगानगर और हनुमानगढ़ में हो रही है भाई, ये याद रखना। शायद प्रश्न आया आगे नहीं आए, लेकिन मैंने यहाँ पे भी बता दिया आप लोगों को। सबसे ज़्यादा सेम की समस्या कहाँ पे है, गंगानगर और हनुमानगढ़ में। किस कारण से, ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना से है भाई। क्यों है, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर परियोजना आने से वहाँ की जो जमीन है वो दलदली होती जा रही है, और जो दलदली होती है उसी को अपन क्या कहते हैं, सेम की समस्या कहते हैं, दलदली। तो याद रखना भाई ये नाम कि सेम क्या है, सेम है अधिक सिंचाई से भूजल ऊपर आने से भूमि है वो दलदली हो जाती है, उसको अपन सेम कहते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना भाई। बात करते हैं नेक्स्ट थली प्रदेश का विस्तार निम्न में से कौन से जिलों में है। अभी जो थली प्रदेश है, यानी जो अपने पास थार का मरुस्थल है, उसमें थली प्रदेश को उपभाग में बांटा गया है। उसमें अगर अपन बात करें तो इसका आंसर आएगा आपके पास बीकानेर, चूरू, नागौर और पाली, इन 4 जिलों में फैला है। लेकिन पाली के बारे में बात करें तो केवल उत्तरी पाली में बात हो रही है भाई, उत्तरी पाली तक है वो आपके पास थली प्रदेश है, बाकी नीचे जो पाली है उसमें नहीं है। अब इसका आंसर याद रखना भी, ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर के दाईं ओर से निकलने वाली सभी नहरें लिफ्ट नहरें हैं। क्यों लिफ्ट नहर, मतलब जिसको अपन प्रेशर से ऊपर उठाकर आगे बढ़ाते हैं वो होती है लिफ्ट नहरें। अब इसका कारण क्या है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका कारण है थली प्रदेश। क्यों, क्योंकि ये आपके पास इसकी ऊंचावच जो अवस्था है इसके कारण ये तो आपके पास क्या है 300 मीटर तक क्या है ऊंचा क्षेत्र है। इस कारण से क्या होता है कि जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसकी दाईं तरफ से निकलने वाली जो नहरें हैं उनको लिफ्ट करके आगे पहुंचाया जाता है। इसमें एक नहर ऐसी है जिसको अपन लिफ्ट नहीं करते हैं, वो आपके पास क्या है रावतसर हनुमानगढ़ में है भाई। इसको लिफ्ट नहीं करते हैं भाई, ये अपने पास बिना लिफ्ट के आती है हनुमानगढ़।
और ये अपने इंदिरा गांधी जो नहर है उसमें दाएं तरफ से निकलती है। तो कौन सी नहर है जो दाएं तरफ से निकलने के बावजूद भी लिफ्ट नहीं है? तो वो रावतसर की जो रावतसर शाखा है उसकी बात कर रहा हूँ भाई। तो याद रखना ये क्वेश्चन। बात करते हैं